A very good morning to all of you guys. हमारा चैप्टर जो रनिंग में चल रहा है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू द टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 2 क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग थे। आओ देखो वो रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं और फिर आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। वो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे क्लास के अंदर। तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन पेज नंबर 8.15, D Limited purchased machinery for rupees 2 lakh from E Limited on 1st of April 2019. 25% was paid by accepting a draft payable after 3 months and the balance was paid by issue of rupees 1,60,000 12% debentures in D Limited. Pass the necessary journal entries for recording the transactions in the books of D Limited. D Limited Purchasing Company. तो देखो जर्नल ऑफ D Limited. अप्रैल 1 मशीनरी परचेज की डी लिमिटेड ने ई लिमिटेड से फॉर रुपीज 2 लाख। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड अकाउंट अमाउंट 2 लाख रुपीज। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख ही लोगे। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम E Limited. After that, current 25% was paid by accepting a draft payable after 3 months. ड्राफ्ट 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। उसमें जब तक बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्रेडिटर डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है और डेटर जब तक बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, दैट बिल विल बी कॉल्ड एज ड्राफ्ट। तो हमने 25% of the purchase price of machinery, for that amount a draft has been accepted by D Limited. तो सेम डेट के ऊपर एंट्री होगी E Limited डेबिट टू bills payable account 25% of 2,50,000 rupees। जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस रह गया आपका 1,50,000। फॉर दैट डी लिमिटेड हैज इश्यूड रुपीज 1,60,000 12% डिबेंचर्स इन डी लिमिटेड। तो एंट्री हो जाएगी ई लिमिटेड डेबिट बैलेंस 1,50,000। अब पेमेंट तो 1,50,000 का है, जबकि डिबेंचर्स इश्यू किए गए हैं of the nominal value of rupees 1,60,000. It means these debentures has been issued at a discount of 10,000. देखो बच्चों, डिबेंचर्स जो डी लिमिटेड इश्यू कर रही है 12% डिबेंचर्स हैं। वर्थ रुपीज 1,60,000, जबकि बैलेंस परचेज कंसिडरेशन है 1,50,000। इट मींस जो 10,000 का डिफरेंस है वो हो गया आपका डिस्काउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन पेज नंबर 8.16। X Limited purchase assets of Y Limited as under plant and machinery of rupees 20 lakh at 18 lakh. तो परचेजिंग कंपनी X Limited
क्या क्या परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की फॉर ₹18 लाख। मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया हुआ है कि हमें अग्रीड वैल्यू, परचेजिंग कंपनी अग्रीड वैल्यू कंसिडर करेगी अपनी बुक्स में, और लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज की है कॉस्टिंग ₹30 लाख एट द रेट ऑफ ₹42 लाख, तो अग्रीड वैल्यू है 42 लाख की फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख। परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ है वो है 55 लाख रुपीज, जबकि हमने असेट्स टेक ओवर की हैं 60 लाख रुपीज की। 60 लाख रुपीज की असेट्स 55 लाख में परचेज की, इट मींस कैपिटल प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपीज का, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड पेड ₹10 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एंट्रीज देखो, फर्स्ट एंट्री असेट टेक ओवर करते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 18 lakhs, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 42 lakhs टू सेलर कंपनी का नाम है वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड 55 लाख क्रेडिट होगा बाय द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और कैपिटल प्रॉफिट हो गया तो ट्रांसफर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5 लाख। फर्स्ट एंट्री तो हो गई हमारी ये। एंट्री नंबर सेकंड, अब जो 55 लाख रुपीस का परचेज कंसिडरेशन है, 10 लाख तो हमने पे कर दिया बाय कैश, तो वाई लिमिटेड डेबिट 10 लाख रुपीस टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीस। अब बैलेंस परचेज कंसिडरेशन हमारा रह गया 45 लाख का। 45 लाख का परचेज कंसिडरेशन पे किया है बाय इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी इसको डिवाइड करना है हमें 120 से। 120 से डिवाइड करोगे, देखो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स आते हैं, 0 से 0 कट गया, $37,500 डिवेंचर्स कंपनी इश्यू करेगी ऑफ ₹100 ईच। तो नेक्स्ट एंट्री वाई लिमिटेड डेबिट बैलेंस अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन 45 lakhs टू कितने परसेंट डिवेंचर्स इश्यू किए कंपनी ने, 8% डिवेंचर्स, कूपन रेट है 8%, तो टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 37,500 डिवेंचर्स हैं वर्थ ₹100 ईच, तो ये हो गए आपका 37,50,000 रुपीज एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 37,500 डिवेंचर्स इनटू 20, ये आ गया आपका बैलेंस अमाउंट 7,50,000। बोलो जी, ये हो गया हमारे 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए थे, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी।
इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी बोल दो या सब्सिडियरी सिक्योरिटी बोल सकते हो। देखो होता क्या है, कई बार जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, तो उस लोन के अगेंस्ट कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कराती है, बट इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी on the demand of the lender, some debentures are also issued by the company as collateral security। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कांटेक्ट किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्स लिमिटेड ने लोन लिया वर्थ ₹10 लाख। इस 10 लाख के लोन के अगेंस्ट कंपनी ने एसबीआई को प्राइमरी सिक्योरिटी दी लैंड एंड बिल्डिंग की, जो कि है 12 लाख रुपीस की इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बट एसबीआई इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्राइमरी सिक्योरिटी। एसबीआई कहता है भाई हम इस प्राइमरी सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दो। अच्छा, इस लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो वो है 9% पर एनम। भाई कंपनी लोन लेगी तो बैंक को इंटरेस्ट का भी तो पेमेंट करेगी लोन अमाउंट के ऊपर, तो कंपनी एक्स लिमिटेड इस 10 लाख के ऊपर 9% पर एनम के अकॉर्डिंग एसबीआई को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। नाउ एसबीआई इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्राइमरी सिक्योरिटी एंड एसबीआई डिमांड्स सेकेंडरी सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। तो कंपनी इस प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में सेकेंडरी सिक्योरिटी के बेसिस पे कंपनी अपने मान लो 12% डिबेंचर्स इश्यू करती है। ये जो 12% डिबेंचर्स एज सेकेंडरी सिक्योरिटी एक्स लिमिटेड के द्वारा एसबीआई को दिए जा रहे हैं, this will be called as issue of debentures as collateral security। अब इस केस में ध्यान रखना, जब भी कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी देती है लोन के अगेंस्ट, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इन द बुक्स ऑफ एसबीआई। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। भाई सिक्योरिटी के तौर पर जो लैंड एंड बिल्डिंग के ओनरशिप के पेपर्स हैं, बस वो एसबीआई अपने पास रख लेगी ताकि एक्स लिमिटेड इस लैंड एंड बिल्डिंग की कोई डीलिंग ना कर दे लोन लेने के बाद। तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बस ओनरशिप के जो पेपर्स हैं जो एक्स लिमिटेड के नाम में ही हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर्स, वो एसबीआई के पास मॉर्गेज पड़े रहेंगे ताकि एक्स लिमिटेड इस लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डीलिंग ना कर सके। और सर ये जो 12% डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है, ये तो एज कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी इशू कर रही है। इस बात का ध्यान रखना, एक्स लिमिटेड विल मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन अमाउंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, बट ऑन दीज डिबेंचर्स व्हिच हैव बीन इशूड बाय एक्स लिमिटेड टू एसबीआई, नो इंटरेस्ट will be paid by X Limited to SBI. Why? Because SBI has not acquired the right of debenture holders। SBI को अभी तक डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स नहीं मिले हैं। ये डिबेंचर्स केवल एज अ सिक्योरिटी एसबीआई को इश्यू किए गए हैं, यहां पर एसबीआई को डिबेंचर होल्डर्स वाले राइट्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं। हाँ, अगर इन फ्यूचर एक्स लिमिटेड इस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट करने में कैपेबल नहीं हो पाती और एसबीआई इस लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइमरी सिक्योरिटी से अपना लोन और इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर करने में समर्थ नहीं हो पाती, मतलब कि
इस प्राइमरी सिक्योरिटी से एसबीआई को अपना लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर नहीं होता, तो फिर एसबीआई इन डिबेंचर्स के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स वाले राइट्स एक्वायर कर लेगी। एट दैट टाइम SBI will receive interest on these debentures at the rate of 12% per annum. जब तक एक्स लिमिटेड ये लोन अमाउंट प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका टाइमली पेमेंट एसबीआई को करती रहती है, तब तक एसबीआई को इन डिबेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो there are two methods of accounting treatment in case of issue of debentures as collateral security. Method number first, when no journal entry is passed in the books of the company, जो कि हमारे एग्जाम्पल में है X Limited, when no journal entry is passed in the books of the company for issuing debentures as collateral security, ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं, इसके लिए एक्स लिमिटेड की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। इन दैट केस क्या करेंगे? व्हेन लोन इज टेकन बाय एक्स लिमिटेड, जब एक्स लिमिटेड एसबीआई से 10 लाख रुपीस का लोन लेती है तो एक्स लिमिटेड एंट्री क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10 lakh rupees to loan from SBI 10 lakh rupees. For issue of debentures as collateral security, no journal entry will be passed. उस केस में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस फर्स्ट मेथड के अंदर जब कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड बनेगी, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जब आप दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटीज और इसमें सब हेड आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वहां पर मान लो अगर प्रीवियस ईयर एंड तक यहां पर कंपनी ने एज कोलैटरल सिक्योरिटी मान लो 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू किए, मान लो लास्ट ईयर एंड तक कंपनी ने 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू कर रखे थे, तो प्रीवियस ईयर एंड तक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी 8 लाख। करंट ईयर के अंदर कंपनी ने एक तो ये लोन फ्रॉम एसबीआई लिया 10 लाख रुपीस है, प्लस डिबेंचर्स इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटी 2 लाख रुपीस के, तो हिसाब से तो आप कहोगे कि सर 8 लाख देखो लास्ट ईयर डिबेंचर्स का बैलेंस था, प्लस 2 लाख रुपीस के करंट ईयर में इशू किए, प्लस 10 लाख रुपीस का बैंक लोन आ गया, आप तो लिख दो 20 लाख रुपीस करंट ईयर कॉलम में। बट नो, ये नहीं लिखा जाएगा फर्स्ट मेथड में। ये जो डिबेंचर्स इशू किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, these will not be shown inside the balance sheet, only 18 लाख रुपीस में लिखूंगा करंट ईयर के कॉलम में। अब यहां से कोई बात इतनी क्लियर होती नहीं है, बात यह है जब हम इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर डाल दिया मैंने 1, तो जब आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, तो वहां पर देखो प्रेजेंटेशन किस हिसाब से होगा।
नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। यहां पर सबसे पहले हम दिखाएंगे डिवेंचर्स। डिवेंचर्स थे हमारे 12%। लास्ट ईयर तक हमने 8 लाख रुपीस के डिवेंचर्स इश्यू कर रखे थे, तो 8 लाख ही दिखाऊंगा। सर करंट ईयर में 2 लाख के डिवेंचर्स भी तो इश्यू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसके लिए यहां पर हम एक नोट डालेंगे। हम लिखेंगे इन एडिशन टू अबव डिवेंचर्स, इन एडिशन टू अबव 12% डिवेंचर्स of rupees 2 lakh has been issued as collateral security। ठीक है, ये नोट डाला जाएगा ताकि यूजर को हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें कि भाई देखो लास्ट ईयर तक तो कंपनी के पास 8 लाख रुपीस के आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स थे, और करंट ईयर में इसके अलावा कंपनी ने 2 लाख रुपीस वर्थ के डिवेंचर्स इश्यू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर बैंक लोन यानी लोन फ्रॉम SBI, 10 लाख रुपीस का लोन लिया था, 10 लाख रुपीस शो करेंगे यहां पर, और यहां पर भी एक नोट डालेंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 2 लाख। ये नोट यहां पर भी डाला जाएगा, और केस फर्स्ट आपका यहां पर होता है कंप्लीट। यानी जो मेथड फर्स्ट है जहां पर हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, वहां पर बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स में इस टाइप से प्रेजेंटेशन किया जाएगा। नाउ कम टू मेथड नंबर 2। ऐसा करते हैं, मेथड नंबर 2 में इस साइड करता हूं। ये मेथड नंबर 1 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया आपका। नाउ मेथड नंबर 2। इन मेथड नंबर 2, in addition to the entry for taking loan from SBI, one more journal entry will be passed, that is for the issue of debentures as collateral security. So first, when loan is taken from the SBI, we will pass the entry bank account debit 10 lakh rupees to loan from SBI 10 lakh rupees. This will be first entry. Second entry will be when the debentures will be issued by the company as collateral security. First method में हम कोई journal entry pass नहीं करते थे, but in method number 2 entry will be passed debenture suspense account debit 2 lakh rupees to 12% debentures account 2 lakh। ठीक है, अब बैलेंस शीट में तो प्रेजेंटेशन यही होगा। सेम बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड इन मेथड नंबर 2 ऑल्सो, वेयर नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में प्रीवियस ईयर में आप डिबेंचर दिखा रहे हो 8 लाख रुपए के, और करंट ईयर में बैंक लोन को इंक्लूड करके ये 8 लाख कन्वर्ट हो गया 18 लाख रुपीस में।
लेकिन जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें प्रेजेंटेशन होगा चेंज। नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहले हम दिखाएंगे 12% डिबेंचर्स। अब हमने सेकेंड एंट्री में 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट किया था 2 लाख रुपीस का। तो लास्ट ईयर तक हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे 8 लाख रुपीस के। करंट ईयर में 2 लाख डिबेंचर्स, 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स और आ गए, टोटल हो गए 10 लाख रुपीस। इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें से लेस करोगे, इसी एंट्री में जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ था उसको यहां पर हम लेस करेंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख रुपीस। आउटर कॉलम में शो करोगे 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट आएगा यहां पर आपका लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्थ रुपीज 10 lakhs। और यहां पर अगेन वही नोट डालोगे, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2 लाख। खत्म। टोटल कितना हो गया आपका 18 लाख रुपीस, जो कि आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हो 18 lakhs। तो बस फर्स्ट मेथड ये था आपका फर्स्ट मेथड, ये है सेकंड मेथड। ओनली डिफरेंस इज दैट इन मेथड नंबर फर्स्ट no journal entry will be passed for the issue of debentures as collateral security, but in method number second one more entry is passed for the issue of debentures as collateral security, and there is slight difference in the presentation in the notes to accounts for note of long term borrowings। I hope ये टॉपिक अब आपका होगा क्लियर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके आना और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड बाय।